हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी अभी सरकार को याद आया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और इसलिए अब सरकार यूएस, कनाडा एंड जर्मनी ऐसे जो विकसित देश हैं, ऐसे देशों की तर्ज पर इंडिया के अंदर जॉइंट टैक्स सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है। अब इस सिस्टम से क्या फायदा होगा? क्या सरकार का जो राजकोष है या फिर सरकार के पास जो पैसा जा रहा है वो कम हो जाएगा, या फिर वाकई में जो मिडिल क्लास की चिंता अभी सरकार को हो रही है उस मिडिल क्लास को कुछ फायदा होगा भी? अब इसमें कितने कमाने वाले लोगों पर कितना फायदा होगा? क्या नई जो रिकमेंडेशंस हैं वो गई हैं? कितने परसेंट सरचार्ज की बात यहां पर करी गई है? कितने परसेंट की जो हमारी स्लैब्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस करी गई हैं? उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और क्या ये जो सिफारिशें सरकार के पास पहुंची हैं, क्या इनको लागू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं? उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब ये सारी चीजें जो फिर प्लानिंग्स हैं वो प्लानिंग्स हो रही हैं कि भाई इंडिया में यूएस और कनाडा की तरह जो जॉइंट टैक्स सिस्टम है उसको हम इंट्रोड्यूस करें। पहले भी ऐसी सिफारिश आई हैं लेकिन सरकार उस फैसले से डरती रही है। लेकिन अब सरकार या फिर अब जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि अब भारत में जो आर्थिक स्थिति है, स्पेशली ऐसे लोग या फिर ऐसी फैमिली जिनमें कमाने वाला केवल एक ही है, उनके सामने समस्याएं थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई हैं। और उन्हीं चीजों को समझते हुए, उन्हीं चीजों को देखते हुए अभी जो जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है इसको यहां पर इंट्रोड्यूस करने की बात यहां पर करी जा रही है। ऐसी अब देखो, जैसा मैंने बताया कि 2025 में भी ऐसी जो रिकमेंडेशंस हैं सरकार के पास वो आई थी, लेकिन अब 2026 का बजट आने वाला है, उससे जस्ट पहले ऐसी रिकमेंडेशंस फिर आई हैं। 2025 में ऐसा क्या हुआ था साहब? सरकार ने लागू नहीं करा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से याद आया है सरकार को, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके सामने जो संकट है वो संकट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी कि अभी चलो मिडिल क्लास के संकट की यहां पर याद तो आई, तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस जॉइंट जो सिस्टम है हम देखेंगे टैक्स प्रपोजल फॉर मैरिड कपल्स दैट विल हेल्प देम सेव मनी, यानी कि वाकई में जो आम आदमी है उस आम आदमी के लिए कैसे ये मदद कर रहा होगा, उन सब चीजों को हम समझने की, जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं कि किस तरह से ये मदद यहां पर हो रही होगी। और ये जो पूरा का पूरा मामला है ये इंडिया के अंदर इन मामलों में जो टैक्सेशन के मामले हैं उनमें सर्वोच्च जो संस्थान है हमारा ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसने अभी सरकार को यहां पर प्रपोज किया है और बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स इसने सरकार को हालांकि दिए हैं। पर हम ये भी देखेंगे इन प्लान्स को लागू करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स कटेगा, अगर टैक्स आम आदमी को कम भरना पड़ेगा, यानी कि सरकार के पास जो पैसा जाएगा राजकोष में वो कम होगा डेफिनेटली। और सरकार क्यों चाहेगी ऐसा कि उनका जो राजकोष के अंदर का जो पैसा है वो पैसा कम हो? तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी चैलेंजेस भी यहां पर बन रहे हैं। हालांकि अगर ये लागू होता है तो ये चीजें बेहतर ही होंगी। ठीक है, सभी कंडीशंस को मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं और इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को जानने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। अभी प्रेजेंटली अगर आप लोग इंडिया के अंदर देखोगे तो अभी प्रेजेंट में इंडिया के अंदर इंडिविजुअल बेस टैक्सेशन सिस्टम है, यानी कि घर के अंदर, परिवार के अंदर चाहे जितने भी लोग हों सभी लोगों को एक अलग इंडिविजुअल माना जाता है और सभी लोगों को अलग अलग टैक्स फिल करना पड़ता है। टैक्स फिल करने के साथ साथ अगर वो कुछ छूटें लेते हैं तो फिर जो ITR है वो भी उनको अलग अलग फिल करना पड़ता है। अब इसी सिस्टम से अलग हटके नई रिकमेंडेशंस यहां पर देखी गई हैं। यानी कि अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों वर्किंग हैं, दोनों कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में प्रेजेंट की जो टैक्सेशन सिस्टम है उस पर शादी होने से कोई भी कैसा भी इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ता। यहां पर परिवार एक इकाई होता है और उसके बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से जो टैक्स है वो लगता है। क्योंकि ये भी बोला जाता है ना कि बहुत सारे खर्चे हैं वो सामूहिक रूप से किए जाते हैं, तो अलग अलग मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है, जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है, इसको यूएस, कनाडा, जर्मनी, इन सभी देशों के अंदर अपनाया जाता है। अब ये जो देशों की लाइन में खड़ा होने के लिए भारत कुछ ऐसे जो सुझाव हैं ICAI ने यहां पर प्रस्तुत करे हैं सरकार के सामने। ना हम समझने की कोशिश करें, अगर वर्तमान में कर व्यवस्था है उसके बारे में बात करें तो जो पति पत्नी है अलग अलग इनकम, अलग अलग टैक्स यहां पर भर रहे हैं, अलग उनको छूट मिलेगी, स्लैब भी उनकी अलग होगी, कटौतियां उनकी, सब कुछ अलग होगा। यहां पर साझा खर्चे हैं वो भी अलग प्रकार से चलेंगे, यानी कि सीधी तरीके से विवाह का कोई ऐसा जो इंपैक्ट है वो वर्तमान जो टैक्सेशन सिस्टम है उस पर यहां पर नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। अब इससे होता क्या है वर्तमान के टैक्स सिस्टम से? जो एकल जो व्यक्ति है, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति अगर वो परिवार के अंदर कमा रहा है तो उन लोगों को हानि होती है, उन लोगों को नुकसान होता है। क्यों होता क्या है इसमें? भारत के लोग जुगाड़ करने में एक्सपर्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं, और भारत के लोग इस मामले में कुछ जुगाड़ करते हैं।
जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एक ही व्यक्ति है पूरे घर के अंदर, वही कमा रहा है, उसकी इनकम थोड़ी ठीक ठाक है, तो वो अपने ज्यादातर टैक्स बचाने के लिए अपनी उसकी जो इनकम है वो उसे अपने घर वालों में अलग अलग इनडायरेक्ट तरीके से या फिर एक तरीके से ओपनली या फिर औपचारिक रूप से नहीं, उस इनकम को शिफ्ट करने की कोशिश करता है। कुछ वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ वो जो दूसरों के नाम पर पैसा है उसको डालेगा, जिससे कि वो टैक्स में बचाव कर सके। ये जुगाड़ है एक तरीके का, इनफॉर्मल तरीके का। इसी समस्या से निजात पाने के लिए नए कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो यहां पर दी जा रही हैं। साथ ही गैर कमाऊ जो जीवन साथी है उसकी कर जो छूट है वो व्यर्थ जाती है। यानी कि अगर मान लो पति कमा रहा है, पत्नी नहीं कमा रही, जैसा कि पितृसत्तात्मक ढांचा हमारे यहाँ पर काफी हद तक अभी भी बना हुआ है, तो पत्नी को भी तो कुछ वहां पर छूट मिलनी चाहिए। यानी कि तो जो जो कमा नहीं रहा जो जीवन साथी, उसकी भी जो कुछ टैक्स में छूट है वो व्यर्थ हो जाती है अगर ऐसे मामले में, जब एक ही हमारा जो व्यक्ति होता है कमा रहा होता है फैमिली के अंदर। इस मामले में तो अलग अलग स्थानांतरण करे जाते हैं, इसमें कागजी कार्यवाही जो है वो ज्यादा होती हैं, और जो वास्तविक में फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इसी चीज को देखते हुए अभी आईसीएआई ने यहाँ पर बोला है कि आप जो मैरिड कपल्स है ना, उनके लिए एक अल्टरनेटिव जो जॉइंट टैक्स सिस्टम है उसको आप लेके आओ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये जो यहां पर लिखा है ना अल्टरनेटिव, ये ऐसा नहीं है, ये जो रिकमेंडेशंस करी है आईसीएआई ने, ये बोला है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए ना। आईसीएआई ने क्लियर कहा है, देखो भाई, दो ऑप्शन दो आप सभी लोगों को। एक तो कि जो लोग प्रेजेंट का जो सिस्टम है उस प्रेजेंट के सिस्टम में जो लोग बना रहना चाहते हैं वो बने रहें, और बाकी लोगों को ये जॉइंट वाला सिस्टम है, इस जॉइंट वाले सिस्टम का ऑप्शन दे दो। जिनको ये जॉइंट वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर लगेगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिनको पहला अच्छा लगेगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। राइट ना, पति पत्नी की आय जोड़ के एक ही आय जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो यहाँ पर भरा जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो पति अगर 12 लाख कमा रहा है, पत्नी अगर 8 लाख कमा रही है, तो 20 लाख दोनों की जॉइंट इनकम मानी जाए। अब ये नहीं कि हस्बैंड को अलग आईटीआर बनना पड़ रहा है, वाइफ को अलग आईटीआर, नहीं, दोनों मिलके इनकी दोनों की इनकम को ज्वाइंट करा जाए, और ये दोनों मिलके एक ही जो आईटीआर होगा, एक ही आईटीआर को यहाँ पर फिलअप कर रहे होंगे। उनको ऑप्शन भी अपना दे दो कि भाई आप चाहे तो पुराना वाला ले लो, चाहे नया वाला जो सिस्टम है उसको आप अपना लो। तो इससे एक जो टैक्स यूनिट है, जो दोनों कपल होंगे हस्बैंड वाइफ, उनको एक ही माना जाएगा यहाँ पर, और जो संयुक्त आय पर कर जो स्लैब है वो यहाँ पर लागू होगी। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि यार ये बताओ, पहले तो 12 + 8, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, ये अलग अलग लागू हो रहा था, लेकिन अब अगर हम इसे संयुक्त कर देंगे तो ये तो 20 हो जाएगा, और वर्तमान की जो स्लैब सिस्टम है उसमें तो फिर ये ज्यादा वाली स्लैब में आएंगे, इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आईसीएआई ने इसके लिए रिकमेंडेशंस जो दी हैं बोला है कि भाई अगर आप इनको ज्वाइंट करोगे तो जो स्लैब हैं उन स्लैबों में भी जो उन स्लैबों की जो रेंज है उसको भी आप बढ़ाओ, सो दैट अल्टीमेटली लोगों का फायदा करवाना है ना यहाँ पर, ना कि नुकसान की बजाय। उन स्लैब्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोनों के लिए जो मानक कटौती का प्रस्ताव है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अगर यहाँ पर वेतन भोगी हैं तो दोनों को इसका फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए ना। अब देखो, ये जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं ये केवल और केवल रिकमेंडेशन है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये भी ऐसी बात नहीं कि लीगली सरकार ने मान ली हो। आईसीएआई ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि सरकार अपने बजट में इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर दे कि अगर हस्बैंड वाइफ की इनकम है, अगर उसको आप जॉइंटली अगर आप उसको देखना चाहते हो, या फिर जॉइंट तरीके से उनको टैक्स भरने की, आईटीआर भरने की, टैक्स देने की अगर सिस्टम लाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे। देखो, 8 लाख रुपए तक आप शून्य कर दें, क्योंकि सीधी सी बात है वो पैसा भी बढ़ जाएगा ना। तो 8 लाख तक की जो इनकम है उस पर आप कोई टैक्स ना लें, जॉइंट व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 8 लाख से 16 लाख तक का मामला है तो उसमें आप केवल 5% जो टैक्स है वो आप लें। देन 16 से लेके 24 लाख तक की व्यवस्था है, केवल 10% टैक्स लें आप। और 24, अब ये जो इनकम है ना, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम होनी चाहिए, राइट, इतनी इनकम, तो उन दोनों को टोटल 10% ही देना पड़ेगा इसका। 24 से 32 का 15%, 32 से 40 का 20%, और 40 से 48 का 25%, 48 से ज्यादा 30%। ना, अब ये जो अलग अलग कैटेगरी है कि दोनों कपल मिलके, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि दोनों कपल जो हैं वो मिलके कितना कमा रहे हैं, इसके बेसिस पर हम देखेंगे नीचे से ऊपर कि अगर जॉइंट सिस्टम लागू होता है तो इससे फायदा ज्यादा किसको होगा, उसको भी हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। अब इतना ही नहीं, वर्तमान में भी और सभी व्यवस्थाओं में यह देखा जाता है कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, जिनकी ज्यादा इनकम होती है, उन लोगों के ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगता है। अब थोड़ा सा केंद्र सरकार इस मामले में स्मार्ट होती है, वो टैक्स को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी आमदनी ज्यादा बढ़ाने के लिए वो सरचार्ज लगा देती है, क्योंकि सेस और सरचार्ज ऐसे टैक्स होते हैं जो पूरा पूल आता है टैक्स का, उस पैसे का जो डिवीजन है वो राज्यों के साथ नहीं होता, वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास रहता है।
तो सरचार्ज और सेस होते हैं बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। यानी कि एक व्यक्ति की अगर एक लिमिट से ज्यादा इनकम है तो उस पर जो कुछ सरचार्ज या फिर सेस है वो यहाँ पर इंपोज किया जाता है। तो अभी हम प्रेजेंट में अगर यहाँ पर देखें तो जो सरचार्ज वाली व्यवस्था है वर्तमान में, अगर 50 लाख से ऊपर कोई इंडिविजुअल अगर उसकी इनकम है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जो सरचार्ज है वो सरचार्ज उसके ऊपर लगता है। लेकिन नए जॉइंट सिस्टम में ये बोला जा रहा है कि जो अगर मान लो कोई अकेला है, जॉइंट सिस्टम को अगर कोई व्यक्ति नहीं अपना रहा, एकल टैक्स पेयर, सिंगल टैक्स पेयर है, तो ये जो 50 लाख की सीमा है ना, इसको आप बढ़ा के कर दो 75 लाख, यानी कि 75 लाख तक आपको सेस जो सरचार्ज है वो सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जो जॉइंट सिस्टम को अपनाते हैं तो सीधी सी बात है फिर इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से जो सरचार्ज की लिमिट है वो भी ऊपर जानी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब इसे आप करो 1.5 करोड़, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों की मिलकर इनकम 1.5 करोड़ रुपए तक होती है तो उस इनकम पर आप सरचार्ज नहीं लेंगे, सरकार ने ऐसा यहां पर बोला। देखो सीधी सी बात है, डेफिनेटली लोगों को यहां पर फायदा होने वाला है, लेकिन अगेन प्रश्न यहां पर यह उठेगा कि क्या यार सरकार इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो अभी जो कुछ प्रस्तावित दरें हैं जो निर्धारित करी गई हैं कि भाई साहब 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक 10% यहां पर जो दर लगेगी सरचार्ज की, 3 से 5 करोड़ पर 15% लगेगी, 5 करोड़ से ज्यादा पर जो 25% की जो यहां पर जो टैक्स है वो ये टैक्स यहां पर लग रहा होगा। अब क्यों हमें इसकी आवश्यकता है जॉइंट सिस्टम की? पहले ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या अचानक से याद आ गया? तो इनको अब लगता है कि भाई देश के अंदर जो सिंगल जो टैक्स पेयर है पूरी फैमिली के अंदर, या फिर मैं कहूं जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास के सामने अभी चैलेंज आ रहा है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। हो सकता है शायद हवा पानी अच्छे से ना मिल पा रहा हो, इसलिए इस चीज की याद आई हो जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनको। तो उन्होंने जो फैमिली है उसको एक इकोनॉमिक यूनिट की जो मान्यता है वो देने की बात यहां पर करी है। एकल आय परिवारों को राहत यहां पर मिलेगी इससे, क्योंकि उनको फायदा ज्यादा होगा। आय विभाजन जैसी प्रवृत्तियां हैं वो कम होंगी जो बंटवारे करते हैं इनफॉर्मली, और जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम अपनाने की बात यहां पर कर रहे हैं। और चीजें जो इजी हैं यानी कि कागजी कार्यवाही और जो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब इजी के लिए तो हम जीएसटी भी कहते थे कि साथ कर प्रणाली को लाने के लिए हम जीएसटी लेके आ रहे हैं, लेकिन अब जवाब आप सब लोगों के पास होगा ही ना। अब किसका फायदा, किसको कितना फायदा मिलेगा, यानी कि अगर ये जॉइंट सिस्टम आता है तो इस जॉइंट सिस्टम का फायदा किससे ज्यादा और किससे कम मिलेगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर पूरी फैमिली के अंदर एक ही व्यक्ति है जो पैसा कमाता है और वही टैक्स पे करता है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा इस जॉइंट सिस्टम से मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम फायदा मिलेगा जो हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़ा सा लिमिटेड पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मध्यम आय वाले यानी कि दोनों अगर पैसा कमा रहे हैं तो उनको बीच में लाभ मिलेगा, लेकिन उनको भी लाभ मिलेगा ठीक ठाक। लेकिन जो हाई इनकम वाले हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ, उनको कंपैरेटिवली सबसे कम लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की टैक्स स्लैब में चले जाएंगे तो उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, ये सिस्टम है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मिडिल क्लास को ही अगर आप फायदा दे रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले, वो करोड़ों में कमाने वाले भारत के अंदर कितने ही लोग हैं, ऐसे कपल्स के बारे में भी हम बात करें। इंटरनेशनली बात करें तो दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो इन प्रैक्टिसेस को यानी कि जो जॉइंट सिस्टम है टैक्सेस का, उनको अभी यहां पर अपनाते हैं, जिनमें यूएस रहा, आपका जर्मनी रहा, इंडिया में अभी यहां पर बात करी गई है। आई थिंक जो कनाडा है वो कनाडा भी शायद इस चीज को यहां पर लेके आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इन देशों की जैसी जो हमारी यहां पर चीजें हैं उनको हम यहां पर लाएंगे। ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स प्रणाली का व्यापक पुनर्गठन करना पड़ेगा, यानी कि चैलेंजेस के बारे में बात आ रही है। अभी का जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है, डॉक्यूमेंट है, ट्रेनिंग्स है, एवरीथिंग, यानी कि ये पूरी तरह से एक पॉलिसी शिफ्ट होगा अगर ऐसा सरकार ने यहां पर करा। मैंने क्या कहा, 2025 में भी सरकार के पास ये रिकमेंडेशंस गई थी आईसीएआई की, लेकिन इतने बड़े पॉलिसी का जो शिफ्ट है, इतने बड़े जो बदलाव हैं, उन बदलावों को करने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर और बहुत सारी सिस्टमेटिक चैलेंजेस से लड़ना होता है। सरकार ने इस वजह से नहीं माना था। अब देखने वाली बात होगी, देयर इज अ हाई चांस कि डेफिनेटली सरकार शायद ना माने, बिकॉज ऐसी चीजों को लागू करने के लिए काफी ज्यादा कई बार बहुत हिम्मत और बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। तो ये भी चीज है यहाँ पे, जो आईटीआर जो प्रपत्र हैं, पोर्टल है, उन सब चीजों में चेंज करना पड़ेगा। अब कर की चोरी और दुरुपयोग, इनका जोखिम भी बढ़ सकता है यहाँ पर इन चीजों से। संपत्ति जो है, निवेश पर स्पष्ट नियम बनाने जरूरी पड़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न उठाएंगे कि भाई इससे तो जो मैरिड लोग हैं उनको फायदा हो जाएगा, जो अनमैरिड लोग हैं यार उनका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हो सकता है कि ईर्ष्या जैसी चीजें भी लोगों को आए कि भाई जो अनमैरिड लोग हैं उनको तो फायदा हो ही नहीं रहा, उनके लिए तो सरकार कुछ करे। तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें ना, ये सारी की सारी अभी रिकमेंडेशंस हैं, और रिकमेंडेशन को आप लोग जानते हैं, इन रिकमेंडेशंस में सारी चीजें लागू जब ही होती हैं जब सरकार उनको कानूनी तौर पर वैध मान ले या फिर मान्यता दे दे। ठीक है,
तो ये है। अब अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ के अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, दैट इज SSYT लाइव, राइट। अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाता है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जस्ट इन 1999 के अंदर बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज आपको आपके घर पर अवेलेबल मिलेगी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।